हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज हम ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर की। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर की। इसके पहले हम लोगों ने इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ लिया है और ये क्या होता है इंट्रोडक्शन इसका समझ लिया है, इसका सर्किट डायग्राम भी समझ लिया है। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि ऑलमोस्ट इसका लास्ट टॉपिक होगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। तो देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है। सबसे पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या होता है, ये एक ऐसा प्लॉट होता है जिसे एक स्क्रीन के बीच खींचा जाता है, वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के मध्य खींचा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व या फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कहते हैं। तो यहाँ पे जो होगा वो गेन होगा, इस पे जो गेन होगा और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होता है उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बहुत ही पुअर होता है, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा नहीं होता है। वो उसमें जो वो गेन है वो बहुत ही स्मॉल रेंज पे कांस्टेंट होता है, मतलब कि गेन बहुत ही वैरी करता रहता है। हायर फ्रीक्वेंसी पर भी जो गेन होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और लोअर फ्रीक्वेंसीज़ पर भी गेन रिड्यूस हो जाता है। तो आइए सबसे पहले इसका प्लॉट बना लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। इसका जो प्लॉट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इसका जो प्लॉट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। कुछ इस टाइप का प्लॉट हमें मिलता है जब हम ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करते हैं। तो यहाँ पे इस प्लॉट में देखिए जो गेन है वो लगातार वैरी कर रहा है, गेन लगातार वैरी कर रहा है और बहुत ही स्मॉल रेंज पे गेन का मान कांस्टेंट होता है, अदरवाइज़ ये वैरी करता रहता है। तो देखिए यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की दो रेंज लेते हैं। एक रेंज लेते हैं जो जिसको हम कहते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और दूसरी जो रेंज लेते हैं उसको हम बोलते हैं हायर कट ऑफ, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होता है वो इन दोनों ही रेंजेस पर इसका जो गेन होता है वो रिड्यूस होता है, और ऑलमोस्ट सारे फ्रीक्वेंसी रेंजेस पे जो इसका गेन है वो वैरी करता रहता है। बहुत ही स्मॉल रेंज पे ही इसका गेन कांस्टेंट होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जब स्मॉल फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, लोअर फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, तो उस समय जो इसका वोल्टेज होता है प्राइमरी पे, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो कलेक्टर पे आ रहा है और कलेक्टर पे कलेक्टर पे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी है इस पे रिएक्टेंस का मान कम हो जाता है, इस पे रिएक्टेंस का मान कम हो जाता है, और रिएक्टेंस का मान कम होने के कारण वोल्टेज का मान भी कम हो जाता है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, कलेक्टर करंट इंटू रिएक्टेंस, यहाँ पे जो रिएक्टेंस होगा। तो इस वजह से रिएक्टेंस का मान कम होने के कारण आउटपुट वोल्टेज का मान कम हो जाता है, और आउटपुट वोल्टेज का मान कम होने पर गेन रिड्यूस हो जाता है। तो लोअर फ्रीक्वेंसीज पे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज का मान कम होने के कारण गेन रिड्यूस हो जाता है। इसलिए ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है उसमें लोअर फ्रीक्वेंसीज पे गेन का मान कम होता है। फिर अगर हम हायर फ्रीक्वेंसीज़ की बात करें तो हायर फ्रीक्वेंसीज़ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होता है उस पर ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स हैं इनके बीच में जो कैपेसिटेंस होता है, इनके बीच में जो कैपेसिटेंस होता है वो कंडेंसर की भांति व्यवहार करने लगता है। इनके बीच में जो वाइंडिंग्स होती हैं उनमें जो कैपेसिटेंस होता है वो बाईपास कंडेंसर की भांति व्यवहार करने लगता है, जिस वजह से आउटपुट वोल्टेज का मान कम हो जाता है, और आउटपुट वोल्टेज का मान कम होने के कारण गेन भी रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होता है उसका जो गेन होता है वो हायर फ्रीक्वेंसीज और लोअर फ्रीक्वेंसीज दोनों पर कम होता है, घटता है, डिक्रीज होता है, और इसका गेन बहुत ही स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पर कांस्टेंट होता है, जिसलिए इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस काफ़ी पुअर होता है जो हमारा ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है। तो आइए अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस देख लेते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लिखने के लिए आता है तो आप कैसे लिखेंगे। तो
यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। किसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। इसमें लिखेंगे क्या हम? इसमें हम लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है, इसका गेन बहुत ही स्मॉल फ्रीक्वेंसी रेंज पर कांस्टेंट होता है। जैसे कि हम जानते हैं इसका गेन बहुत ही स्मॉल रेंज पे कांस्टेंट होता है, वरना वेरी करता रहता है। लो फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी का रिएक्टेंस कम हो जाता है, जिस कारण वोल्टेज का मान कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंस कम होने के कारण आउटपुट वोल्टेज का मान कम हो जाता है और गेन भी कम हो जाता है इस वजह से। उसके बाद अगर हाई फ्रीक्वेंसीज़ पर देखा जाए तो हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एक बाईपास कंडेंसर की तरह व्यवहार करने लगती है। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी पर जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो एक बाईपास कंडेंसर की तरह व्यवहार करने लगती है, जिस कारण आउटपुट वोल्टेज का मान कम हो जाता है, अतः गेन भी कम हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्लियर है कि जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होता है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का वो अच्छा नहीं होता है। और अच्छा नहीं होने का रीज़न ये है कि ये कांस्टेंट नहीं होता है, जो गेन होता है इसका वो कांस्टेंट नहीं होता है। गेन बहुत ही लोअर, बहुत ही कम रेंज पर, फ्रीक्वेंसी के बहुत ही स्मॉल रेंज पर कांस्टेंट होता है, अदरवाइज वो वेरी करता रहता है। और अगर गेन वेरी करता रहेगा तो जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा वो पुअर हो जाएगा। इवन ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से भी लोअर होता है या ख़राब होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से अच्छा होता है। फिर अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होता है उसके ये एडवांटेजेस होते हैं। एक्सेलेंट इम्पीडेंस मैचिंग, यानी कि इसकी जो इम्पीडेंस मैचिंग है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो मेनली हम जो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है उसको इम्पीडेंस मैचिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जो सेकेंड इसका एडवांटेज होता है वो हाई गेन, यानी इसका जो गेन होता है, यानी इसका जो आउटपुट मिलता है एम्पलीफिकेशन के पश्चात वो बहुत ही अच्छा होता है। यानी इसकी जो एम्पलीफिकेशन करने की क्षमता है या कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, तो इसका जो गेन होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें हाई गेन मिलता है। तीसरा जो इसका एडवांटेज है, कलेक्टर तथा बेस के मध्य कोई पावर लॉस नहीं होता है। यानी कि जो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर है वहाँ कलेक्टर तथा बेस के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके बीच में कोई भी पावर लॉस नहीं होता है, और इसलिए ये पावर एम्पलीफिकेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ख़राब होता है। जैसा कि आप लोग समझ ही गए होंगे, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अच्छा नहीं होता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ख़राब होता है। इसमें अधिक फ्रीक्वेंसी विरूपण पाया जाता है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डिस्टॉर्शन अधिक होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्शन अधिक होता है, ये इसका दूसरा ड्रॉबैक हो गया। तीसरा, ट्रांसफार्मर बहुत भारी तथा महंगे होते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर्स यूज़ किए जाते हैं, हालांकि वो स्मॉल होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है वो भी काफ़ी स्मॉल होती है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के कंपैरिजन में ट्रांसफार्मर को देखें तो उनके कंपैरिजन में ट्रांसफार्मर्स काफ़ी बल्की हो जाते हैं, थोड़े भारी हो जाते हैं, और ये कॉस्टली भी होते हैं, महंगे भी होते हैं, जिस कारण पूरी सर्किट का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर बहुत भारी तथा महंगे होते हैं, ये भी एक ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें, एप्लीकेशंस की बात करें कि कहाँ कहाँ पे हम ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं, तो इसका प्रयोग इम्पीडेंस मैचिंग में होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसकी इम्पीडेंस मैचिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका जो मेन यूज़ है वो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। सेकेंड जो इसका एप्लीकेशन है वो है, इसका प्रयोग पावर एम्पलीफिकेशन में होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर लॉस नहीं होता है या पावर लॉस बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग पावर एम्पलीफिकेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें पावर लॉस बहुत ही कम होता है। और इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, जहाँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की आवश्यकता होती है वहाँ इसे प्रयोग करते हैं। यानी कि जहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की आवश्यकता हो वहाँ इसे प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें पावर लॉस बहुत ही कम होता है। तो ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, अभी भी आप ये चीज़ एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं उनका फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स
आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की से ख़राब होता है, या हम ये कह सकते हैं कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का फ्रिक्वेंसी रिस्पांस ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर के फ्रिक्वेंसी रिस्पांस से अच्छा होता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अब ये जो है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि जैसे आपका एक टॉपिक बचा हुआ था जेनर डायोड में, जेनर डायोड में ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जेनर ब्रेकडाउन और जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर में आपको इसका इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, सारी नोट्स आपको मिल गई हैं और सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिखेंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर का, तो उसके बाद आपको ये डायग्राम भी बनाना रहेगा। तो ये डायग्राम आप ज़रूर बना दीजिएगा। जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ये आप ज़रूर बना दीजिएगा, इसी से आपको नंबर मिलेंगे। बिना ये डायग्राम बनाए आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो आप डायग्राम ज़रूर बना दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में या ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके या मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ लीजिए। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।